morning. I am Dr. Sonal Kolte, clinical dietitian, weight loss expert and homeopath. जैसे कि सबको पता है, बहुत सारे वीडियो में भी मैं बात कर चुकी हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ फूड के बारे में। खाना बहुत ज़रूरी होता है। खाना, डिसीज, लाइफस्टाइल, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें हैं। आजकल हेल्थ के बारे में सब कोई बोलता है। पुरातन कालों से हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो खाना इतना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ टू लास्ट ब्रीथ। अगर कोई काम हम रेगुलरली करते हैं, बिना चूके हम करते हैं, बिना चूके जिसे हम करते हैं, वो काम है हमारा खाना खाना। हम खाना खाते ही है, खाते जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमें हमारे लाइफ में, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो कैसे चलेगा? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंसेप्ट पुराना ही है, नई थाली में परोस के ला रही हूँ। कंसेप्ट है फूड वी कैन यूज एज अ मेडिसिन। हाँ, खाना जब हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, तब उसका जो रूप है, उसकी जो क्वांटिटी है, पोर्शन साइज है, वो एकदम बदल जाता है और लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसे एक अच्छा नाम भी दिया गया है और उसे सब लोग बोलते हैं डाइटिंग। खाना है बट डाइटिंग है ना, ईटिंग जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है। राइट चॉइसेस ऑफ फूड एट राइट क्वांटिटी ऑन राइट टाइम, ये हमेशा ही बोला जाता है। 3 चीजें हैं, हमेशा ही याद रखिए। राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड राइट चॉइसेस ऑफ फूड। क्योंकि ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी खाने में से आपको बहुत सारे डिसीज भी साथ में मिलेंगे। डिसईज, जब आप ईज में या कंफर्ट में नहीं रहते हैं, तब जो आपको हो जाता है उसे हम कहते हैं डिसीज। सिम्टम्स आते हैं, साइंस रहती है, हम दौड़ते भागते डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमें बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे मेडिसिन लिख देते हैं। हम मेडिसिन खाते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मुझे हुआ ही क्यों, होना नहीं चाहिए था, मम्मी की तरफ से आया, पापा की तरफ से आया, lots of things, and the journey starts with the hospitals। ओपीडी में जा रहे हैं, टेस्ट लैब में टेस्ट करा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और ये सब चीज़ों में आप और आपकी फैमिली बहुत भागा दौड़ी कर रही है। फाइनेंशियली भी बहुत आप वीक हो रहे हो। तो अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, तो हमने क्या करना है? हमारे पास एक पूरा फार्मेसी है। यस, हमारे पास पूरी की पूरी फार्मेसी है एंड दैट इज अवर किचन। हमारा जो किचन है वो बहुत सारे मेडिसिन से भरा हुआ है। तो कैसे? बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, इवन दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये भी आपका खाना जो है, अगर उसे तरीके से आप खाएंगे तो आपको ये खाना जो है ये भी अच्छी तरह से आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपको एनर्जी देगा, स्टैमिना देगा, उत्साह देगा, पॉजिटिविटी देगा। बट आपको खाते बराबर आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, कुछ भी खाएंगे, जब मर्जी आए तब खाएंगे, तो ये खाना आपको तकलीफ देगा। अगर आपने कभी सोचा होगा, तो एक चीज़, मैं बहुत ज़्यादा फूड के बारे में सोचती हूँ, तो एक चीज़ मेरे ध्यान में आई और वो चीज़ मैंने सोचा, जो भगवान है या जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसने जितनी भी लिविंग थिंग्स बनाई हैं, जितनी भी सजीव जो चीज़ें बनाई हैं,
वो सब सजीव चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और माइक्रो विटामिन से बनी हुई है। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये 3 मैक्रो विटामिन और बाकी जो माइक्रो विटामिन बैलेंस किसी में कम या ज्यादा है, लेकिन हर सजीव जो चीज है, हर लिविंग जो चीज है वो बनी ही है ये 3-4 चीजों से। पानी तो है ही, हर सजीव चीज में पानी रहेगा और हर चीज दूसरे चीज का खाना है। जैसे कि अगर डियर है या हिरन जिसे हम बोलते हैं वो घास खाता है, हिरन को टाइगर खाता है। टाइगर दिस इज द इकोसिस्टम बनी हुई है कि कहीं पे भी जो लिविंग थिंग है वो खाने दूसरे का खाना है। एंड हर एक चीज जो बनी है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से बनी हुई है। इसमें प्रोटीन ज्यादा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, किसी में फाइबर ज्यादा, किसी में फैट ज्यादा, पर बनी ये 3 चीजों से ही है। सो डेफिनेटली खाना, जितनी भी लिविंग थिंग है, खाना उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो हम हो या एनिमल्स हो या पेड़ पौधे हो, वो भी अपना खाना बनाते हैं। हर एक को अपना खाना बनाना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है या हंटिंग करनी पड़ती है। तो अगर सिर्फ देखा जाए वैसे तो सिर्फ इंसान या ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जिन्हें खुद का खाना बनाने की ज़रूरत बहुत बार नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका जो खाना है उनकी मम्मी बना देती है, होटल से वो ऑर्डर कर देते हैं। तो बहुत सारा ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसा है जो डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड टू समवन एल्स। सो अदरवाइज बाकी के जो सजीव है, लिविंग थिंग्स है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनके लिए कोई भी खाना नहीं बनाता। सो ये बहुत गौर करने वाली चीज है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी सराउंडिंग में सजीव या लिविंग थिंग है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से बनती है डेफिनेटली। सो जब हमारा जन्म होता है, हम बॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो रहता है, फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ हमें उसे कुछ ना कुछ देना रहता है। अगेन माँ का दूध वहाँ पे बहुत मायने रखता है। सो फॉर ऑल जो न्यूली बॉर्न मॉम्स है, न्यूली प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं और औरतें हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका दूध आपके बच्चे के लिए अमृत है। आप पे एक जीव डिपेंडेंट है, आप एक पूरे ग्रोथ के लिए एक फुल ग्रोन बेबी को फीड करना है, उसे आपके फीड पे, आपके मिल्क पे वो बड़ा होगा। ये बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। सो हर एक माँ ने खुद को उस तरह प्रिपेयर करना है। ये बहुत 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 मायने रखता है। मदर्स मिल्क इज लाइक अमृत, अमृत जैसे ये काम करता है। तो हर बच्चे का वो हक है और हर माँ ने वो देना चाहिए। और कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बर्न होती है जब आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है। सो पोस्ट पार्टम वेट लॉस के लिए हमारे पास बहुत सारी औरतें आती है, तो उनको हम हमेशा ये सलाह देंगे कि जितना हो सके बेबीज को जो है आप अपने फीड कराइए, और फीड कराएंगे तो पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपके बच्चे की तरफ होना चाहिए। बहुत बार एक चीज़ डिस्कस होती है, बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे क्लिनिक में आती है और बहुत बार हम लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है, तो बातें निकलती है। और ये खुद मेरा भी एक्सपीरियंस है। पोस्टपार्टम बहुत बार बहुत सारी जो फीमेल्स है हमारी आजकल वर्किंग रहती है, और एकदम से जब वो नई माँ बन जाती है तो उस पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर रहता है, और एक बच्चा एकदम से हाथ में थमाया जाता है कि अभी इसका पूरा जिम्मेदारी आपको लेना है। सो वो बंध जाती है। एंड द एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, रातों की नींद खराब, पूरा हुलिया खराब,
कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई है तो मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ गई है और मैं अभी जो करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन लेडीज, लेडीज गलत सोच है। बच्चे बड़े होने वाले हैं, ये जो पीरियड ऑफ मदरहुड है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बार बार आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। 1 या 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों के बाद तो आप वो मदरहुड एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली इसको एंजॉय कीजिए पूरा टाइम, वो बच्चे को बड़े करने के लिए, क्योंकि यू आर द ओनली वन। आपको वो एक प्राइम चांस दिया जाता है कि इतना छोटा बच्चा आप पर डिपेंड है। तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी ऑफ मूड ऑफ माइंड कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा फिगर बिगड़ गया है, मेरा चेहरे पे मेनी टाइम पिगमेंटेशंस का प्रॉब्लम आ गया है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डोंट वरी, यू विल रीगेन एवरीथिंग। आपकी जो भी क्वालिफाइड डाइटिशियन होगी उनसे बात कीजिए, और कोई नहीं है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उन चीज़ों से निकलना है। तो ये जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ रहते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ जो रहता है न्यूबॉर्न का, टोटलर हो जाते हैं उसमें। एंड सो ये टाइम पे इन्फेंट को सिर्फ और सिर्फ माँ का मिल्क दिया जाता है, इवन वाटर भी हम नहीं बोलते हैं। 6 महीने के बाद विनिंग फूड चालू हो जाता है। विनिंग फूड मीन्स माँ का जो दूध है वो धीरे 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 हम कम करते हैं और बच्चे को लेके आते हैं जो खाना हम खाते हैं उस पे। तो ये विनिंग फूड बहुत मायने रखते हैं। अभी 6 महीने तक जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वो था मदर्स मिल्क, लेकिन 6 महीने बाद हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग गया है, उसकी मूवमेंट बढ़ गई है, तो उसका जो ईटिंग कैलोरी काउंट है वो बढ़ रहा है। ही नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो माँ के दूध से शायद हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है हमारा ट्रेडिशनल फूड। क्या है? राइस से स्टार्ट करते हैं। राइस डाइजेस्टिबिलिटी में बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, तो फर्स्ट फूड में भी राइस हो सकता है ना। उसमें फाइबर्स होते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी रहती है। तो बच्चों को सबसे पहले अगर आपको देना है तो राइस से स्टार्ट कीजिए। द फर्स्ट फूड फॉर द बेबी इज राइस। बहुत सारी चीज़ें आप आगे आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही फूड, एक वीक में एक फूड आप इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बेबी को टेस्ट नहीं पता। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो टेस्ट, तो वो टेस्ट डेवलप होने को टाइम लगता है, और इस वजह से बहुत बार एक्सेप्टेबिलिटी जो रहती है फूड की वो नहीं बन पाती, और बच्चे खाना अवॉइड करते हैं या वो नहीं खाते, और ऑलमोस्ट जो मम्मीज रहती है वो वरीड होना चालू हो जाती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, तो हम क्या करें। सो सिंपल चीज़ है, धीरे धीरे से चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए। मीठा जो स्वाद होता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो शहद है या गुड़ है या अंजीर है या खजूर से जो मिठास आती है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस द वाइट शुगर। सो राइस के बाद मूंग दाल आती है, दलिया है, रागी है, नाचनी जिसे बोला जाता है, जवार है, बाजरा है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका होना चाहिए। और फिर बाद में जब 1 साल का आपका बेबी हो जाता है तो जो आप खा रहे हैं वो आप उसे खिलाइए। डेफिनेटली दांत का डेवलपमेंट इस दौरान होता रहता है, तो थोड़ी हार्ड वाली चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल्स के स्टिक्स, गाजर आप काट के दे दो, तो उसको चबाने के लिए दे दो, सो एज जो टिथ डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से होगा। ये हो गया 1 साल तक के बच्चे के लिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, बहुत ज़रूरी टाइम रहता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट भी इसी
दौरान होता है। तो नट्स का भी आप बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट आगे भी होती रहती है, तो हर एक टाइप का खाना हमारे बेटे के या हमारी बेटी के डिश में आना चाहिए। सो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे की ग्रोथ होना चालू होती है, वो ऊंचाई हाइट लंबी होने लगती है, गर्ल्स का एक पोस्चर बनने लगता है। तो ये भी एज में बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं, बहुत एनर्जी उनको लगती है, तो उनको खाना ज़रूरी है। बिल्कुल डेफिनेटली जो आपकी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, जो आपके घर का खाना है, वो आपके बच्चे को दीजिए। जितना आप दे सकते हैं उतना कोई भी हेल्थ ड्रिंक नहीं दे सकता। झूठे दावे हैं सब। आप अपने घर में बनी हुई चीज़ें दीजिए। पॉकेट और प्रोसेस फूड ज़्यादा इंट्रोड्यूस मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो हमारे बच्चों को लेटर लाइफ में शायद डिसीज दे। इसीलिए प्रोसेस फूड जितना हो सके कट डाउन कीजिए। माँ के हाथ का बना हुआ खाना दीजिए। प्री कुक्ड, प्री प्रिपेयर्ड जो फूड आते हैं वो बिल्कुल मत दीजिए। एक आध बार कभी दे दिया तो ठीक है, लेकिन 2 मिनट में बनने वाली चीज़ माँ का स्वाद नहीं देती। माँ के हाथ का स्वाद हमारे जनरेशन को पता है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी उसकी वो चीज़ पता होनी चाहिए। पता है आप वर्किंग है, लेकिन मैनेज कर लेंगे। सो मैनेज कीजिए चीज़ों को। धीरे धीरे आपके बच्चे स्कूल जाना चालू कर देते हैं। टिफिन में क्या लेके जाना है, ये बहुत बड़ी क्वेरी रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको YouTube में मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो झटपट बनती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, घर में बन जाती है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, सो एज उनकी जो टेस्ट है या फूड जो उनका बन रहा है, फूड के जो संस्कार उनके आ रहे हैं, वो डेफिनेटली ये उम्र में उनके तैयार हो जाए। सो आपका बच्चा अभी और थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कॉलेज जाने लग गया है, तो कॉलेज गोइंग और गर्ल और बॉयज़ का किस्सा थोड़ा अलग रहता है। तो ये हार्मोन चेंज होने वाला वक्त है। इस टाइम पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना है। टीनेजर्स ये वो एज है जहाँ से एक बच्चा या एक गर्ल या एक बॉय जो है अपनी जर्नी एज ए एडल्ट चालू करता है। बहुत सारे जो हार्मोन्स है वो यहाँ से बदल जाते हैं। एक पूरा मेल या एक पूरी फीमेल बनने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में बदल जाते हैं या उसका बदलाव होता है। तो ये जो ट्रांजिट है फ्रॉम टीनेजर टू द एडल्ट, बहुत बार बहुत सारी तकलीफें लाता है हमारे जीवन में। जैसे कि पिंपल्स आ जाना, ये एक विजिबल साइन रहती है, और बहुत सारे जो यंगस्टर है ये चीज़ से परेशान रहते हैं। हर एक हार्मोन हमारे शरीर में जो बनता है वो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम करता है शरीर में। एक केमिकल रहता है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वहाँ से बहुत सारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं बाकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स रहते हैं उनको। और ये हर एक हार्मोन बनता है जो भी आप खाते हो इससे, क्योंकि each single cell of your body is made up of food. So अगर आपका खाना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, आपकी थिंकिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्रांजिट है जो बहुत इजी होना चाहिए फ्रॉम 18 टू द एडल्टहुड, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ वो जूझने लगते हैं, उनको फाइट करना पड़ता है, क्योंकि ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है आपका खाना हर स्टेज ऑफ लाइफ में।
सो टीनेज हो गया, हम यंग हो गए, हम एडल्ट हुड में आ गए, हम वोटिंग के लिए हम एलिजिबल हो गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा आसमान हमारे सामने खुल जाता है। लेकिन यहाँ से हमारी स्ट्रगल और चालू होती है, क्योंकि जितना ग्रोथ था वो खत्म हो चुका है। अभी मेंटेनेंस की बारी, हमारा शरीर यहाँ से मेंटेनेंस की बारी खेलना चालू करता है। तो मेंटेनेंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खाते रहना है, राइट खाना है, राइट चॉइसेस ऑफ फूड होनी चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए एंड राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अगेन हमारी क्रेविंग्स अलग रहती है, हमारे मूड्स अलग रहते हैं, मूड के हिसाब से हमारा खाना रहता है और यह चीज़ें और बिगड़ती जाती है। हम यंग हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में करनी है, हमारे टारगेट्स हैं, हमारे सपने हैं, हमारी दौड़ है, हमारा एम है, हमारे एम्बिशन है और ये सब दौड़ने में पीछे छूट जाता है हमारा खाना। खाना भी बहुत अलग अलग तरीके से हमारे सामने आता है। सोशल ईटिंग है, इंडिविजुअल ईटिंग है, लाइकिंग ऑफ फूड है, अलग अलग तरीके का खाना। फ्रेंड्स है तो अलग खाना है, बॉसेस है या कॉलीग्स है उनके साथ अलग टाइप का खाना हमें खाना है। बहुत बार ना चाहते हुए भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सो हमारा खाना और हमारे खाने के मायने यहाँ बदलते जाते हैं। मम्मी के हाथ का खाना हमें उतना पसंद नहीं आता क्योंकि बाहर हम बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, या अभी हम घर में नहीं रहते, हम हॉस्टल में रह रहे हैं या कोई रूम में रह रहे हैं जहाँ पे जो खाना मिलता है वो हमें खाना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली खाना ऐसे बदलते जा रहा है आपके एज के साथ, आपके दौर के साथ, आपके एम्स के साथ। लेकिन एम्स, टारगेट, एम्बिशन डेफिनेटली सब चाहिए लाइफ में, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ बोला गया है। तो अगर आप हेल्दी ही नहीं रहोगे तो आप आपके सपनों के पीछे कैसे दौड़ोगे? तो सपनों को अगर हासिल करना है तो आपका खाना बहुत 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 मायने रखता है। अच्छा खाइए, अच्छा खाते हैं तो आपका दिमाग भी उस तरह से काम करता है, आप प्रेजेंटेबल दिखते हैं, आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किन केयर की नहीं, कोई मेडिसिन की नहीं, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 चीज़ें आप ध्यान में रखते हो, राइट चॉइस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी ऑफ द फूड, खाना ही आपको सब चीज़ दे देगा। पहले भी सब लोग बोलते थे, हमारी नानी, दादी, मम्मी कीप ऑन सेइंग, अच्छे से खाओ बेटा, अच्छे से खाओ, क्योंकि अगर आप अच्छे से खाएंगे नहीं तो आप सोच नहीं पाएंगे। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए अपने लाइफ में, और आगे चीज़ें बदलती जाती हैं। शायद फीमेल्स के लिए चीज़ें ज़्यादा बदलती हैं या उनकी लाइफ एक सीसॉ या हर्डल बहुत सारे उनके लाइफ में रहते हैं, जैसे कि शादी होना, मेंसेस आना, शादी होना, बच्चे होना, फिर बच्चे होना एंड मेनोपॉज। सो ये एक सिनारियो मोस्टली हर एक फीमेल के लाइफ में रहता है। ये दौरान बहुत सारे हार्मोन्स उनके इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन में उन्हें बहुत सारे हार्मोनल डिसीज या डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मोस्टली प्रेगनेंसी एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पीरियड रहता है वहाँ पे न्यूट्रिशन का अच्छा खासा रोल बताया गया है। आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत सारी फीमेल्स जो रहती है वो हाइपोथायरॉइडिज्म, जेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस या बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाने की शिकायतें भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है, खान पान ठीक नहीं है। और ये चीज़ें ठीक भी होती है अगर आपका खान पान करेक्ट हो। इस टाइम पे डाइटिशियन आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। डाइटिशियन क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड डाइटिशियन को क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं ये उन्हें पता होता है।
इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत मायने रखता है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। 9 महीने बच्चा आपने अपने पेट में बड़ा कर लिया, 9 महीने बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है क्योंकि वो बच्चे को फीड करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। सो प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी दोनों टाइम पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है और आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली खाने का रोल यहाँ पे आता है। धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव एज के बाद फीमेल्स में बदलाव आता है और वो होता है प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम या मेनोपॉज की शुरुआत हो जाती है। यहाँ अगेन बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जाते हैं एक महिला के जीवन में, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी या बहुत सारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं। जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है वो कम हो रहा है और आपको जॉइंट पेन, वाइटनिंग ऑफ हेयर फॉल, व्रिंकल्स आ रहे चेहरे पे, साइंस ऑफ एजिंग आना चालू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक फीमेल के लिए। ये दौर जो है एजिंग का ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एजिंग की प्रोसेस है, सबके साथ ये चीज़ होने वाली है, इसे एक्सेप्ट करना बनता है। कोई भी एज हो, सभी एज में खाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। मेनोपॉज तक हम पहुँचे थे। मेनोपॉज ये एक महिला के जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है क्योंकि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो जॉइंट पेन्स आना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, व्रिंकल आ जाना, एजिंग की जो प्रोसेस है वहाँ से चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सुपर फूड्स जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेनोपॉज अगर आ रहा है, एजिंग की प्रोसेस है, सबके साथ होने वाली है, सब लोग एज्ड होंगे, दिखेंगे, लेकिन उस चीज़ को एज अ प्रोसेस लीजिए क्योंकि ये हम रोक नहीं सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बस स्लो कर सकते हैं और अच्छा दिखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए खाना अगर आप अच्छा रखते हैं तो अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीज से आप फ्री रह सकते हैं। तो खाना डाइट चार्ट बहुत बार मुझे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस तरह का डाइट हमारा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर दिन भर का वेट लॉस का डाइट प्लान हम देखते हैं तो कुछ इस तरह होना चाहिए जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम अगर आपका वज़न 10-12 kg अगर आपको वज़न कम करना है तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। जैसे कि हर वीक का अगर आप एक वीक का अगर आप टारगेट 1 kg या 2 kg रखते हैं तो आपके लिए ये अचीवेबल टारगेट रहेगा। तो 1 to 2 kg का टारगेट रखिए जिससे कि धीरे धीरे आप वजन कम कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? मोस्टली सबसे पहली चीज अगर वेट लॉस में आप देखते हैं तो हम करते हैं कैलोरी डेफिशिट, कैलोरी को कम करना है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत रहती है जब उनको वेट लॉस करना रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उन्हें रहती है और बहुत कम कंजम्पशन ऑफ वाटर रहता है। तो जहाँ पे भी हो सके वाटर का जो कंजम्पशन है आप 3 to 3.5 लीटर तक कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस या कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं जिनके वेट ज़्यादा रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर्स हमें ज़्यादा लेने हैं। तो फाइबर रिच फूड हमारे खाने में होना चाहिए। तो हमारा खाना जो है, हमारे खाने के इन बिटवीन हमको 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर रखना है। फाइबर्स हमें बहुत ज़्यादा रखना है और फाइबर्स मोस्टली आते हैं सैलेड्स। अगर आप सैलेड्स का इंटेक बराबर रखते हैं आपके खाने में तो दो चीज़ें होती है, एक तो आपका जो खाना है वो कम कैलोरीज का हो जाता है
और आपको बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं जिससे कि आपको भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा और आपका वजन कम होने में भी आपको हेल्प मिलेगा। मोस्टली वेजिटेबल सैलेड्स या फ्रूट सैलेड्स जो रहते हैं उसमें प्रोटीन का उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है, तो व्हाट वी सजेस्ट ऑलवेज कि इसमें आप अगर स्प्राउट ऐड कर देते हैं या पनीर के क्यूब आप ऐड कर देते हैं, जो एगिटेरियन है वो एग अगर ऐड कर देते हैं या चिकन अगर इसमें ऐड हो जाता है तो अल्टीमेटली आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसके साथ अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है और फैट्स भी, अच्छे फैट्स भी जा रहे हैं। नट्स और ड्राई फ्रूट का भी एक सर्विंग रखिए जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सीड्स जैसे कि वाटरमेलन सीड है, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ऑल दिस सीड यू शुड इंक्लूड टू योर डाइट, जिससे कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बाहर से हमें मिलता है, एसेंशियल फैटी एसिड है, वो हमारे शरीर में नहीं तैयार होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छे फैट्स मिल जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी करके भी ये यूज होता है। सो आपको करना है वाटर का इंटेक ज़्यादा। कॉन्स्टिपेटेड अगर आप है तो आप सैलेड इंक्लूड कीजिए। फिर बचता है हमारा मेन कोर्स जैसे कि लंच एंड डिनर। इसमें जो खाना आप खा रहे थे अभी तक, दाल रोटी सब्जी चावल, दाल रोटी सब्जी चावल, आप इसको ले सकते हैं या इसमें आपको एक पोर्शन सैलेड का बढ़ाना है, दाल का पोर्शन साइज बढ़ाना है और रोटी और राइस को कम करना है। अल्टीमेटली ये चीज़ें जब आप करते हो आपका कार्बोहाइड्रेट का जो सर्विंग है वो कम हो जाता है और लो कार्ब डाइट आप फॉलो करने लगते हैं। सो अगर आप इस तरह से कम करेंगे, अपना डाइट प्लान करेंगे, तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और वीक का 500 ग्राम या 1 kg तक आप वेट लॉस कर सकते हैं। महीने में हो सकता है कि आप 2 से 3 kg भी वेट लॉस कर लो, लेकिन कंटिन्यूएशन में मेंटेनिंग कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी जिससे कि आपका वजन एकदम से ना बढ़े। राइट, वजन एकदम से एक दिन में 10 kg वेट नहीं बढ़ता है, पर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते हैं और जब कम करने की बारी आती है वो हम नहीं कर पाते। तो जो टाइम लगने वाला है वो टाइम डेफिनेटली आप दीजिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जादू की छड़ी है, मैजिकल स्टिक जिससे आपका वजन एक दिन में कम हो जाएगा। अगर कोई दावा भी करता है कि एक दिन में 10 kg वेट लॉस हम करा के देंगे, तो प्लीज़ ऐसी दावों के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के बारे में है। तो हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो अल्टीमेटली आप भी अच्छे रहेंगे। रात का खाना जितना हो सके 7 बजे के पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, पानी के सर्विंग्स आपको बढ़ाने हैं। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक टी ये आप ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट करके ये काम में आते हैं। एक सर्विंग नट्स का होना चाहिए, एक सर्विंग फ्रूट का होना चाहिए, एक सर्विंग स्प्राउट सैलेड का होना चाहिए जो मोस्टली आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। एग का सर्विंग होना चाहिए जो एग्स खाते हैं, और डिनर और लंच जो आप कर रहे हैं उसको 300 to 400 कैलोरीज तक लिमिटेड रखिए। तो इस तरह आपका डाइट मोस्टली डाइटिशियन बनाती है, आपका डाइटरी रिकॉल लिया जाता है 24 आवर्स का। उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आप क्या क्या कर सकते हैं आपसे पूछा जाता है, आपसे कंसल्ट किया जाता है, और उसी तरह प्लान हम आपके बनाते हैं। सो डेफिनेटली ये चीज़ों की आपको ध्यान देना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि खाना किस तरह से खाना है। आपके 5 सेंसेस जो है वो माइंड को हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो एक खाना खाते वक्त भी ये 5 सेंसेस को बिल्कुल एक्टिव रहिए। आपकी आंखों से अच्छा खाना देखिए, आपकी कानों से खाना बनने की आवाज़ सुनिए, आपके नोज से वो स्मेल लीजिए, आपके टेस्ट बड को एग्रीवेट होने दीजिए और फील कीजिए ठंडा है या गर्म आपके स्किन के साथ।
तो ये 5 सेंसेस जो है ये आपके ब्रेन को बताता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आप बने हो और जिसकी आपको हमेशा जरूरत रहेगी, ऐसा इम्पॉर्टेंट जो कुछ है वो है फूड। वो आ रहा है, हम खाना खा रहे हैं, उसको उसका रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप अपने खाने का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपका खाना भी आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा और आप लैंडेड अप हो जाओगे ऑन डिसीजेस। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे, हाइजीनिकली बना हुआ खाना खाएंगे, सिंपल खाना खाएंगे, प्रॉपर चबा चबा के उसको डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, ये प्रोसेसेस जब आपकी अच्छी रहेगी आपको कोई भी डिसीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैसे भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कितने भी क्वांटिटी में खा रहे हो, कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी पे होंगे और ये जब बॉडी पे इफेक्ट होंगे तब आपको होगा डिसीज। सो खाने को ऐसा खाइए कि आप उसे एज अ मेडिसिन यूज कर सको। तो डेफिनेटली खाना ऑल ओवर यूनिवर्स में हर जगह है। हर लिविंग थिंग किसी दूसरे का खाना है, हर लिविंग थिंग खुद का खाना खुद बनाती है, हर लिविंग थिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोपोर्शन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का वो थोड़ा डिफर होते जाता है लेकिन बनती इन्हीं चीजों से है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सो ये डाइट चार्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए, खाने को चबा चबा के खाइए, सिंपल चीजें हैं, खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल रखिए, सीजनल फूड और वेजिटेबल का इंटेक आपके खाने में होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ें आपके आजू बाजू आपके गांव में हो रही है उससे वो दैट इज़ नोन टू योर डीएनए, वो बहुत ज़्यादा हमें पता है, हमारे खाने वो चीज़ें होनी ही चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ आपको मिलेगी। हमारे त्यौहार जो है उसी तरह से प्लान किए गए हैं, हर सीजन के हिसाब से हमारा हर एक त्यौहार होता है। सो त्यौहार मनाइए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए और त्यौहार के खाने का मज़ा उठाइए। डेफिनेटली हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हर धर्म में खुद के उनके त्यौहार है। हर त्यौहार का खाने से एक बहुत बढ़िया रिश्ता बना है और ये रिश्ता जो त्यौहार के साथ बना हुआ है इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में सोचा था और इसी वजह से हमने ये इतना ह्यूज कल्चर ऑफ फूड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड हम देखते हैं। सो डेफिनेटली आपके शरीर को क्या सूट होता है आपके सिवा कोई भी नहीं जानता। तो आपके खुद के शरीर को पहचानिए, उस तरह से आपका खाना खाइए। बहुत बहुत मायने रखती है चीज़ें, आपका एज कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, वर्किंग मोड क्या है, आप क्या प्रोफेशन में हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बहुत बार जाते जाते कुछ चीज़ें और बताते जाऊंगी। मुझे पूछा जाता है कि हमको न्यूट्रिशन का कोर्स करना है या डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या डिफरेंस है। सो डाइटिशियन जो होती है वो एक प्रॉपर चैनल से डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करके आती है। उनका जो क्लिनिकल नॉलेज रहता है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है और पेशेंट्स के डाइट हमें बनाने के लिए बोले जाते हैं। इसीलिए डाइटिशियन जो रहती है, दैट इज क्वालिफाइड डाइटिशियन जो रहती है, she must have hospital internship experience of clinical diet, क्योंकि डाइटिशियन आपको आपका खाना कैसे होना चाहिए बताती है। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं मोस्टली क्लिनिकल बैकग्राउंड उनका नहीं होता है, वो कोई जिम में ट्रेनर या जुम्बा ट्रेनर जो छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं और वो न्यूट्रिशनिस्ट सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हो जाते हैं। और अभी ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनको क्लिनिकल नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए वो किसी भी तरह आपके
बॉडी के साथ खेलते हैं और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें या डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगेन ये है कि हमको अगर डिग्री करना है या हमको हमारा प्रोफेशन जो है वो डायटेटिक्स में करना है, आगे का करियर हमारा डायटेटिक्स में करना है, तो हमने क्या करना चाहिए। मोस्टली इन इंडिया अगर प्रॉपर चैनल से आप जाते हो तो आपको बीएससी होम साइंस करना पड़ता है, जिसमें न्यूट्रिशन ये एक सब्जेक्ट रहता है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाली मानी जाती है। बहुत सारी जगह एसएनडीटी के ये खुले हुए हैं कॉलेजेस। एंड सेकेंड, उसके बाद जब आप एमएससी करते हो तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ न्यूट्रिशन है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप आगे का आपका जो करियर है वो करियर ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। इसमें होटल मैनेजमेंट या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने बीएससी किया करा हुआ है वो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू के थ्रू कर सकते हैं। सो अगर आपका ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है या बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है या लाइफ साइंसेस वाला बॉटनी ज्योग्राफी वाला बैकग्राउंड आपका है तो आप डेफिनेटली, बायोकेमिस्ट्री आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरे बारे में अगर मैं खुद बोलूँ तो आई एम होम्योपैथ। मेरी डिग्री जो हुई है वो होम्योपैथी में हुई है। सो क्लिनिकल नॉलेज इज ऑल देयर। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 2011 में मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सो आप चाहते हैं डाइटेटिक्स को आपका प्रोफेशन बनाना तो प्रॉपर चैनल से जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका जो नॉलेज अबाउट फूड है, आप अगर पैशनेट हो, आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है फूड में, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपको न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स में मिलती है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन में करते हो तो स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन को एक डाइटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लिनिकल डाइटेटिक्स में अगर आप आते हो तो अगेन आप वास्ट एरिया आप कवर कर सकते हो। डायबिटीज़ है, थायराइड है, क्रिटिकल केयर है, इंटेंसिव केयर है, जेरियाट्रिक डाइटेटिक्स है, पेडियाट्रिक है। सो ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल डाइट्स आप कर सकते हो। किडनी, लीवर, हार्ट सबके लिए डाइट बनाए जाते हैं। अगर आप कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट में हो तो कम्युनिटी में माल नरिशमेंट कहाँ पे है, आप किस टाइप्स के प्रोग्राम्स जो है फूड प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें आपका बहुत अहम रोल हो सकता है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनिसेफ है या WHO है, वहाँ पे भी डाइटिशियन का एक अच्छा खासा रोल माना गया है। फूड साइंटिस्ट होना, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, फूड साइंटिस्ट जो है उनका भी बहुत अच्छा खासा रोल इंडिया में है। सो अगर आप अपना करियर न्यूट्रिशन में बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फूड में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप लोगों को काउंसिल कर पाओगे कि नहीं, ये सब चीज़ों को का क्वेश्चन जो है खुद से पूछिए, ये बहुत बहुत मायने रखता है। सो डेफिनेटली मैं डॉक्टर से डाइटिशियन होके एंटरप्रेन्योर की मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। शुरुआती दौर पे बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतें मुझे भी आई, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। बहुत एक्सपीरियंस मुझे लेना पड़ा, खुद को वो मकाम तक लाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया। सो अगर आपको इस जर्नी के बारे में पता करना है या आपको इंटरेस्ट है कि आपको फूड एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है मैं आपको बता पाऊँगी तो डेफिनेटली मैं ये बताऊँगी। बहुत ज़्यादा स्कोप एज ए न्यूट्रिशनल स्पीकर भी आजकल आ रहा है। लोगों को अवेयरनेस चाहिए क्योंकि फूड ऐसी एक जगह है जो हम, जैसे मैंने बोला कि बचपन से लेके हम खाते ही रहते हैं, तो फूड ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे मिथ भी बने हैं। कुछ 5 मिथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप बनाना खाओगे प्रेगनेंसी में तो आपका बेबी स्लीप हो जाएगा यानी निकल जाएगा। सेकेंड, गुड़, शक्कर और शहद में
गुड़ एंड शहद इज बेटर, उनकी कैलोरीज कम रहती है। दैट इज नॉट ट्रू। शुगर, गुड़ और शहद तीनों में सेम कैलोरीज रहती है। तो अगर आप को किसी ने शुगर स्किप करने के लिए बोला है तो ये तीनों चीज़ें भी आपको स्किप करनी पड़ेगी। व्हाइट राइस सबसे खराब होता है, ये एक मिथ है। एंड ब्राउन राइस इज मोर बेटर देन द व्हाइट राइस, ये भी एक मिथ है। बहुत अच्छा रहता है राइस, हमारे आजू बाजू के खेतों में बनता है यार, हम तो खाएंगे क्योंकि हमारे पास वाला चीज़ है, हम डेफिनेटली उसको खाएंगे। देन गेहूं की रोटी वर्स्ट है, ये एक नया कंसेप्ट आया है, बट नो ग्लूटीन रेजिस्टेंस या ग्लूटीन इंटॉलरेंस जो है वो दैट इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस, वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है और उनको ग्लूटीन नहीं डाइजेस्ट होता। लेकिन अदरवाइज हम और आप बचपन से गेहूं की रोटी खाते आ रहे हैं, बस उसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि आप अपने खाने में ऑल टाइप ऑफ रोटीज रखिए, सो एज आपको हर टाइप के मिनरल्स एंड वो मिलेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज मिल्क मिल्क के बारे में है कि डोंट हैव मिल्क। आजकल मिल्क से आपको बहुत सारी चीजें होती है, बट व्हाट आई थिंक इज देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट कर रही है, तो डेफिनेटली यू शुड हैव दूध, दही, छाछ एंड पनीर। इतना अच्छा प्रो और प्री वो मिलेगा नहीं आपको, प्रोबायोटिक आपको मिलेगा नहीं जो दही में इतना अच्छा है। सो डेफिनेटली बिल्कुल आप कीजिए, अच्छे क्वालिफाइड डाइटिशियन या स्पेशलिस्ट को पूछिए, कुछ भी गूगल करके अपने दिमाग में वो डालिए मत, क्योंकि खाना है भाई, सबको खाना है। सो ये डाइट चार्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए, खाने को चबा चबा के खाइए, सिंपल चीज़ें हैं, खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल रखिए, सीजनल फूड और वेजिटेबल का इंटेक आपके खाने में होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ें आपके आजू बाजू आपके गांव में हो रही है, उससे वो दैट इज नोन टू योर डीएनए, वो बहुत ज़्यादा हमें पता है, हमारे खाने वो चीज़ें होनी ही चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ आपको मिलेगी। हमारे त्यौहार जो है उसी तरह से प्लान किए गए हैं, हर सीजन के हिसाब से हमारा हर एक त्यौहार होता है। सो त्यौहार मनाइए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए और त्यौहार के खाने का मज़ा उठाइए। डेफिनेटली हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हर धर्म में खुद के उनके त्यौहार है, हर त्यौहार का खाने से एक बहुत बढ़िया रिश्ता बना है और ये रिश्ता जो त्यौहार के साथ बना हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में सोचा था और इसी वजह से हमने ये इतना ह्यूज कल्चर ऑफ फूड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड हम देखते हैं। सो डेफिनेटली आपके शरीर को क्या सूट होता है आपके सिवा कोई भी नहीं जानता, तो आपके खुद के शरीर को पहचानिए, उस तरह से आपका खाना खाइए। बहुत बहुत मायने रखती है चीज़ें, आपका एज कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, वर्किंग मोड क्या है, आप क्या प्रोफेशन में हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बहुत बार जाते जाते कुछ चीज़ें और बताते जाऊंगी। मुझे पूछा जाता है कि हमको न्यूट्रिशन का कोर्स करना है या डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या डिफरेंस है। सो डाइटिशियन जो होती है वो एक प्रॉपर चैनल से डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करके आती है। उनका जो क्लिनिकल नॉलेज रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है और पेशेंट्स के डाइट हमें बनाने के लिए बोले जाते हैं। इसीलिए डाइटिशियन जो रहती है, दैट इज क्वालिफाइड डाइटिशियन जो रहती है, she must have hospital internship experience of clinical diet, क्योंकि डाइटिशियन आपको आपका खाना कैसे होना चाहिए बताती है। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं मोस्टली क्लिनिकल
बैकग्राउंड उनका नहीं होता है, वो कोई जिम में ट्रेनर या जुम्बा ट्रेनर जो छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं और वो न्यूट्रिशनिस्ट सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हो जाते हैं। और अभी ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनको क्लिनिकल नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए वो किसी भी तरह आपके बॉडी के साथ खेलते हैं और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें या डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगेन ये है कि हमको अगर डिग्री करना है या हमको हमारा प्रोफेशन जो है वो डायटेटिक्स में करना है, आगे का करियर हमारा डायटेटिक्स में करना है, तो हमने क्या करना चाहिए। मोस्टली इन इंडिया अगर प्रॉपर चैनल से आप जाते हो तो आपको बीएससी होम साइंस करना पड़ता है, जिसमें न्यूट्रिशन ये एक सब्जेक्ट रहता है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाली मानी जाती है, बहुत सारी जगह एसएनडीटी के ये खुले हुए हैं कॉलेजेस। एंड सेकेंड, उसके बाद जब आप एमएससी करते हो तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ न्यूट्रिशन है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप आगे का आपका जो करियर है वो करियर ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। इसमें होटल मैनेजमेंट या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने बीएससी किया करा हुआ है वो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू के थ्रू कर सकते हैं। सो अगर आपका ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है या बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है या लाइफ साइंसेस वाला बॉटनी ज्योग्राफी वाला बैकग्राउंड आपका है तो आप डेफिनेटली, बायोकेमिस्ट्री आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरे बारे में अगर मैं खुद बोलूँ तो आई एम होम्योपैथ। मेरी डिग्री जो हुई है वो होम्योपैथी में हुई है, सो क्लिनिकल नॉलेज इज ऑल देयर। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 2011 में मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सो आप चाहते हैं डाइटेटिक्स को आपका प्रोफेशन बनाना तो प्रॉपर चैनल से जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका जो नॉलेज अबाउट फूड है, आप अगर पैशनेट हो, आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है फूड में, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपको न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स में मिलती है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन में करते हो तो स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन को एक डाइटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लिनिकल डाइटेटिक्स में अगर आप आते हो तो अगेन आप वास्ट एरिया आप कवर कर सकते हो। डायबिटीज़ है, थायराइड है, क्रिटिकल केयर है, इंटेंसिव केयर है, जेरियाट्रिक डाइटेटिक्स है, पेडियाट्रिक है। सो ऑल टाइप ऑफ क्लिनिकल डाइट्स आप कर सकते हो। किडनी, लीवर, हार्ट सबके लिए डाइट बनाए जाते हैं। अगर आप कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट में हो तो कम्युनिटी में माल नरिशमेंट कहाँ पे है, आप किस टाइप्स के प्रोग्राम्स जो है फूड प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें आपका बहुत अहम रोल हो सकता है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनिसेफ है या WHO है, वहाँ पे भी डाइटिशियन का एक अच्छा खासा रोल माना गया है। फूड साइंटिस्ट होना, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, फूड साइंटिस्ट जो है उनका भी बहुत अच्छा खासा रोल इंडिया में है। सो अगर आप अपना करियर न्यूट्रिशन में बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फूड में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप लोगों को काउंसिल कर पाओगे कि नहीं, ये सब चीज़ों को का क्वेश्चन जो है खुद से पूछिए, ये बहुत बहुत मायने रखता है। सो डेफिनेटली मैं डॉक्टर से डाइटिशियन होके एंटरप्रेन्योर की मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। शुरुआती दौर पे बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतें मुझे भी आई, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, बहुत एक्सपीरियंस मुझे लेना पड़ा खुद को वो मकाम तक लाने के लिए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया। सो अगर आपको इस जर्नी के बारे में पता करना है या आपको इंटरेस्ट है कि आपको फूड एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है मैं आपको बता पाऊँगी तो डेफिनेटली मैं ये बताऊँगी। बहुत ज़्यादा स्कोप एज ए न्यूट्रिशनल स्पीकर भी आजकल आ रहा है, लोगों को अवेयरनेस चाहिए क्योंकि फूड ऐसी एक जगह है जो हम, जैसे मैंने बोला कि बचपन से लेके हम खाते ही रहते हैं। तो फूड ऐसी जगह है
जिसमें बहुत सारे मिथ भी बने हैं। कुछ 5 मिथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप बनाना खाओगे प्रेगनेंसी में तो आपका बेबी स्लीप हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। सेकेंड, गुड़, शक्कर और शहद में गुड़ एंड शहद इज बेटर, उनकी कैलोरीज कम रहती है। दैट इज नॉट ट्रू। शुगर, गुड़ और शहद तीनों में सेम कैलोरीज रहती है। तो अगर आपको किसी ने शुगर स्किप करने के लिए बोला है तो ये तीनों चीज़ें भी आपको स्किप करनी पड़ेगी। व्हाइट राइस सबसे खराब होता है, ये एक मिथ है। एंड ब्राउन राइस इज मोर बेटर देन द व्हाइट राइस, ये भी एक मिथ है। बहुत अच्छा रहता है राइस, हमारे आजू बाजू के खेतों में बनता है यार, हम तो खाएंगे क्योंकि हमारे पास वाला चीज़ है, हम डेफिनेटली उसको खाएंगे। गेहूं की रोटी वर्स्ट है, ये एक नया कंसेप्ट आया है। बट नो ग्लूटिन रेजिस्टेंस या ग्लूटिन इंटॉलरेंस जो है वो दैट इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस, वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है और उनको ग्लूटिन नहीं डाइजेस्ट होता। लेकिन अदरवाइज हम और आप बचपन से गेहूं की रोटी खाते आ रहे हैं। बस उसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि आप अपने खाने में ऑल टाइप ऑफ रोटीज रखिए, सो एज आपको हर टाइप के मिनरल्स एंड वो मिलेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज मिल्क मिल्क के बारे में है कि डोंट हैव मिल्क। आजकल मिल्क से आपको बहुत सारी चीजें होती है, बट व्हाट आई थिंक इज देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट कर रही है, तो डेफिनेटली यू शुड हैव दूध, दही, छाछ एंड पनीर। इतना अच्छा प्रो और प्री वो मिलेगा नहीं आपको, प्रोबायोटिक आपको मिलेगा नहीं जो दही में इतना अच्छा है। सो डेफिनेटली बिल्कुल आप कीजिए, अच्छे क्वालिफाइड डाइटिशियन या स्पेशलिस्ट को पूछिए, कुछ भी गूगल करके अपने दिमाग में वो डालिए मत, क्योंकि खाना है भाई, सबको खाना है। बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें और जैसे कि डिसीज, आजकल मेटाबॉलिक डिसीज के बारे में बोला जाता है कि डायबिटीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं, पीसीओएस हम रिवर्स कर सकते हैं। ये बहुत एक नई अच्छी चीज़ हमारे कम्युनिटी में आ रही है, क्योंकि पहले जब 10-12 साल पहले किसी को डायबिटीज़ होता था तो डॉक्टर बोलते थे वंस यू आर डायबिटिक होल थ्रू आउट योर लाइफ यू आर डायबिटिक, आपका कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको मेडिसिन लेना है और ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो लोग सालों तक अपनी मेडिसिन ले रहे इन स्पाइट ऑफ नोइंग एनीथिंग कि बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। बट ये जो कंसेप्ट है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज और रिवर्सल ऑफ पीसीओडी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपकी जो इंसुलिन बनाने वाली सेल है जो पैंक्रियाज में है वो डैमेज हो चुकी है और आपके शरीर में आने वाली जो ग्लूकोज है उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। इस वजह से आपका डायबिटीज जो है धीरे धीरे आपके पूरे सेल जो है पैंक्रियास के वो इनएक्टिव होते जाएंगे और आपका शुगर लेवल 500-600 तक रहेगा। बट अगर आप ऐसी कुछ चीजें करते हो जिससे जो इनएक्टिव सेल्स है वो एक्टिव होने लग जाए, या आपके खाने में जो शुगर जा रही है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाता है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजों को हमको कंट्रोल करते आना चाहिए। कितना कैलोरीज होना चाहिए, कितना प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए, कितने माइक्रो विटामिन हमारे खाने में होने चाहिए, ये सब चीजें हमें पता रहनी चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन आज मुझे पूछेगा कि क्या डायबिटीज रिवर्स हो पाता है, तो मैं कहूंगी यस। क्या हमारा इंसुलिन कम हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा। एकदम से कोई बोलता है कि आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी दवाई आज के आज बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ हम कम कराते हैं, धीरे धीरे हम आपको डाइट और एक्सरसाइजेस पे लाते हैं। ये एक दिन वाली चीज नहीं है, कोई भी चीज एक दिन में चेंज नहीं होती है। We need n number of days, months together to reverse the thing. क्योंकि अगर आपकी आने को इतना टाइम लगा है 10-15 साल, तो जाने को एटलीस्ट 4-5 मंथ्स तो दीजिए।
वेट लॉस में भी सेम है और डिसीजेज में भी सेम। आपको उतना टाइम एक हेल्दी लाइफस्टाइल और उसके बाद आपको वो चीज़ें करती रहनी है, क्योंकि हमको फिर से डायबिटीज़ नहीं चाहिए, हमको फिर से वजन नहीं बढ़ाना है। तो कुछ चीज़ों को आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। दिस इज अ रिपीटेटिव एक्शन। जब आप ये चीज़ें रिपीटेडली करोगे तभी जाके वो चीज़ें बदलेंगी, वो दिखेंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे, आपके ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आना चालू हो जाएंगे। सो डेफिनेटली रिवर्सिबल ऑफ डिसीजेस का जो न्यू कंसेप्ट डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ आ रहा है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। डेफिनेटली आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। इसमें मैंने मेरी डाइट जर्नी, मेरे इंटर्नशिप की जो जर्नी है इसके बारे में बताया। पूरा डिग्री या न्यूट्रिशनिस्ट या क्वालिफाइड डाइटिशियन अगर आपको बनना है तो कैसे आपको जाना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पूरा डाइट प्लान हमने डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें, 1 घंटे का पूरा ये एपिसोड है, ज़रूर देखिए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।